गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है रोलिंग द कंट्री साइड। ये हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप। इस गवर्नमेंट ने क्रॉप को ग्रो करना शुरू किया। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, यहाँ की एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए 3 टाइप ऑफ सेटलमेंट लगाया था। जो आपका परमानेंट सेटलमेंट था, दूसरा आपका महलवारी सेटलमेंट था और थर्ड आपका रैयतवारी सेटलमेंट था। तो इन सेटलमेंट के बिहाफ पर उसने इंडिया में रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया और लार्ज क्वांटिटी में उसने रेवेन्यू यहाँ पर कलेक्शन किया और जिससे कंपनी की जो कंडीशन और ज़्यादा बेटर होती चली गई। अब आज का जो टॉपिक है क्रॉप्स फॉर यूरोपियन, इसका मीन्स ये होता है कि जब कंपनी को लगा कि यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको लगा कि यहाँ पर खाली हम इंडिया के अंदर जो रेवेन्यू है वही कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। इंडिया की जो लैंड है, जो एग्रीकल्चर है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इस पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप भी ग्रो करा सकते हैं और उनको चीपेस्ट प्राइस में हम यहाँ पर परचेज करेंगे और हाई प्राइस में उनको अपनी कंट्री में हम सेल करेंगे। इस तरह से उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू करा दिया। उनका एम क्या था इसके पीछे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रेवेन्यू कमाएं और साथ के साथ प्रॉफिट लें। जो भी क्रॉप उन्होंने यहाँ पर ग्रो कराएं उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अंडरस्टैंड। अब उन्होंने यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करनी शुरू की, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने ये महसूस किया कि जितने भी आपके कंट्री साइड एरियाज़ है वो खाली आपको रेवेन्यू प्रोवाइड नहीं करा सकता, बल्कि यहाँ पर यूरोप की नीडी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप भी यहाँ पर पैदा की जा सकती हैं। और 18th सेंचुरी के लास्ट तक कंपनी ने यहाँ पे ओपियम, इंडिगो की जो कल्टीवेशन थी उस पर पूरा जोर लगा दिया और इसके बाद यहाँ पर लगभग 150 ईयर्स तक अंग्रेज़ों ने देश के डिफरेंट पार्टों में किसी ना किसी क्रॉप के लिए किसानों को, फार्मरों को मजबूर किया और उनसे ज़बरदस्ती यहाँ पर इंडिया के फार्मर से उन्होंने कल्टीवेशन कराई, क्रॉप्स उगाई। जैसे आपका वेस्ट ऑफ बंगाल में उन्होंने जूट की खेती कराई, असम में उन्होंने टी की कल्टीवेशन शुरू कराई और उत्तर प्रदेश में उन्होंने शुगर केन और पंजाब में वेट, महाराष्ट्र में और पंजाब में कॉटन और आपका मद्रास में चावल, जो राइस है, उस तरह की यहाँ पर कल्टीवेशन करानी शुरू कर दी। इन सभी फसलों को उन्होंने यहाँ पर ग्रो कराना शुरू किया। लार्ज क्वांटिटी में ये सारी क्रॉप ग्रो होती थी और लार्ज अमाउंट में इन सब क्रॉप्स से जो प्रॉफिट है वो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। अंडरस्टैंड। और इसके बाद जो सूती कपड़ा था उसकी रंगाई के लिए हमें इंडिगो की आवश्यकता पड़ती थी। जितने भी आपका इंडिगो था वो जो कॉटन होता था उसको डाई करने के लिए इंडिगो नाम का जो प्लांट था वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल था। उससे एक कलर हम गेट करते थे और उस गेट के थ्रू अंग्रेज डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स को डाई करते थे। तो इंडिगो की जो डिमांड थी वो भी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इंडिगो का भी कल्टीवेशन, इंडिगो क्रॉप की भी कल्टीवेशन यहाँ पर फार्मर के द्वारा लार्ज क्वांटिटी में कराई गई, जिससे इंडियन फार्मर को काफ़ी ज़्यादा हार्म हुई। क्योंकि इंडिगो प्लांट को ग्रो करने में, इंडिगो कल्टीवेशन को ग्रो करने में फार्मर का काफ़ी ज़्यादा मनी वेस्ट होता था। साथ के साथ यदि एक बार उसने अपने फील्ड में इंडिगो क्रॉप का कल्टीवेशन की या क्रॉप को ग्रो किया तो वो जो लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो कम हो जाती थी। अब उसमें अदर टाइप की जो क्रॉप थी वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन देती थी, इसलिए जो नील की कल्टीवेशन थी वो इंडियन फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। पहले जो वोर्डक नाम का एक प्लांट होता था, जितने भी यूरोप के कंट्री थे, जैसा आपका फ्रांस है, इटली है, आपका जर्मन है, ब्रिटेन है, इनमें ये पौधा लार्ज क्वांटिटी में ग्रो होता था और वोर्डक से ही जो कलर था
वो प्राप्त किया जाता था, गेट किया जाता था, और उसी से आपका जो कॉटन है या अदर टाइप ऑफ क्रॉप जो आपका क्लॉथ है उसको डाई करने का काम चलता। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर इंडिगो कल्टीवेशन को शुरू किया तो लार्ज क्वांटिटी में इंडियन इंडिगो की जो डिमांड थी कपड़े को डाई करने के लिए वो ब्रिटेन की मार्केट में बढ़ती चली गई। अब जितने भी वहाँ के पर्सन थे, जितने भी वहाँ के कंट्री में रहने वाले सिटीजन थे, वो इंडिगो से डाई हुआ कपड़े को ज़्यादा लाइक करते थे। इसलिए बाद में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका जो कैरिबियन आइलैंड था उस पर भी नील की खेती, इंडिगो की खेती को स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। अंडरस्टैंड। और इसमें क्या हो गया, वहाँ पर बहुत सारे नील के बागान सेट किए गए और वहाँ से जो प्रोडक्शन होता था वो यूरोप की सारी मार्केट में सेल कर दिया जाता था। तो इस तरह से 18वीं सेंचुरी के लास्ट तक भारत का जो इंडिगो था उसकी मांग बहुत बढ़ गई थी, उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। और ब्रिटेन के अंदर उसी समय 18वीं सेंचुरी में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाता है। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी देश के अंदर कंपनी को सेट करना, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी का सेटअप हो जाना। और उसका जो कॉटन उत्पादन था, जो कॉटन का प्रोडक्शन था उसमें भी भारी इजाफा हुआ। अब जो कपड़े की जो डाइंग के लिए, रंगाई के लिए, मतलब जो इंडिगो से कपड़े को रंगा जाता था उसकी डाइंग की जाती थी, वो उसकी जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अब बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए और ज़्यादा इंडिया के ऊपर और फार्मर्स के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर लगाया गया, इंडियन फार्मर के ऊपर डाला गया कि वो और लार्ज क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो की खेती करें। तो इस तरह से इंडिगो की जो खेती थी, जो कल्टीवेशन थी, वो इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। और ब्रिटिश ऑफिसर इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सुप्रेस्ड करते थे, उसको प्रेसाइज करते थे। तो इस तरह से इंडिया के अंदर नील की खेती का जो कल्टीवेशन थी वो ज़्यादा डिमांड के साथ, ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ की जाने लगी। अब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ और भी जो ब्रिटिश थे, जो और भी अंग्रेज़ थे, वो जैसे स्कॉटलैंड से, इंग्लैंड से भारत आने लगे क्योंकि उनको लगा कि जो इंडिया के अंदर जो इंडिगो कल्टीवेशन है और यहाँ से जो इंडिगो हमारे देश में भेजा जा रहा है, यानी यूरोप की कंट्री में भेजा जा रहा है, उसकी डिमांड ज़्यादा है। इसलिए वो यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रॉफिट कमाने के लिए इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ पर इंडिगो प्लांट, इंडिगो गार्डन सेट किए। यहाँ पर डिफरेंट एरियाज़ में उन्होंने इंडिगो की खेती करनी शुरू कर दी। इंडिगो के जो गार्डन थे वो करना उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया। अब बहुत से अंग्रेज अफसर ऐसे थे जिन्होंने अपनी नौकरियाँ छोड़ दी क्योंकि उनको लगा कि इंडिगो की डिमांड यूरोप में ज़्यादा है, तो उन्होंने अपने सेल्फ का बिजनेस, इंडिगो बिजनेस यहाँ पर शुरू कर दिया और अपने बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर, इंडिगो के प्लांट उन्होंने यहाँ पर सेटअप कर दिए, जिसके थ्रू वो इंडियन फार्मर्स से उनको पैसे देकर, उन पर प्रेशर डालकर इंडिगो की खेती कराते थे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो कमाते थे। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर जो इंडिगो कल्टीवेशन था उसको तेज़ी से, बहुत फास्ट से यहाँ पर फैलाया गया क्योंकि दुनिया के अंदर नील की जो इंडिगो की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब बात करते हैं कि हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड। जो इंडिगो का जो कल्टीवेशन था वो इंडिया के अंदर किस तरह से किया जाता था। जो अब अंग्रेजों ने देखा कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इंडिगो कल्टीवेशन में, इसलिए उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन को यहाँ पर ग्रो कराना शुरू किया और सेल्फ के प्लांट यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिए। तो कल्टीवेशन का जो टाइप था, इंडिगो कल्टीवेशन का टाइप था, पहला था निज कल्टीवेशन और दूसरा था आपका इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रॉयट्स। अब दो तरह से इंडिगो की कल्टीवेशन इंडिया के अंदर की जाती थी। पहला था निज कल्टीवेशन। निज कल्टीवेशन में जो अंग्रेज इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए आए थे उन्होंने अपने सेल्फ के प्लांट, इंडिगो प्लांट इंडिया में इस्टेब्लिश किए। अब उनको, इसी को हम निज कल्टीवेशन कहते हैं। इस कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग उनको लार्ज पार्ट चाहिए था इंडिगो कल्टीवेशन करने का, क्योंकि जहाँ पर प्लांट वो सेटअप करते थे
इंडिगो प्लांट, उनको लगता था कि उसी प्लांट के आसपास हमें इंडिगो के लिए भी ज़मीन मिल जाए, इंडिगो क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए ज़मीन मिल जाए, लैंड मिल जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि ज़्यादातर इंडिगो प्लांट को आबादी के आसपास सेटल्ड किया गया, और जब उनको ऐसे एरिया में सेटल्ड किया गया तो जो आपका आबादी वाला एरिया होता था, जहाँ पर ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन होती थी, उस पॉपुलेशन को वहाँ से हटाना पड़ता था, ताकि अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा निज कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग अपना इंडिगो क्रॉप वहाँ पर उगा सकें। अब इसमें बहुत सारे गाँवों को भी उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेटअप कर दिया। इससे गांव और इंडिगो प्लांटर के बीच भी डिस्प्यूट शुरू हो गए। इसके साथ साथ इसमें ये भी समस्या थी इंडिगो निज कल्टीवेशन में कि एक बीघा इंडिगो कल्टीवेशन के लिए हमें 2 प्लोज चाहिए होते थे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी इंडिगो प्लांटर के पास 1000 बीघा लैंड है तो उसे कम से कम 2000 प्लोज की ज़रूरत पड़ती थी। प्लोज माने होता है हल चलाना, जो खेत में हम हल चलाते हैं, और उन प्लोज को खरीदने के लिए और उनकी जो रख रखाव के लिए, उनके मेंटेनेशन की भी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि जो प्लो होता है वो आपका लकड़ी का होता है, वुड्स को होता है, वो इसलिए टूट भी जाता है। और जब यहाँ पर अंग्रेज इंडिगो कल्टीवेशन करते थे तो इंडिगो कल्टीवेशन की जो बुआई का समय था, यहाँ पर जो सोइंग का समय था, वो उसी समय होता था जब फार्मर का यहाँ पर राइस का सीजन चलता था। मीन्स जब फार्मर यहाँ पे राइस का सीजन ग्रो करने का सीजन होता था, उसी समय इंडिगो क्रॉप को भी ग्रो करने का, सोइंग करने का सीजन इंडिया में होता था। तो इसलिए अंग्रेज़ों को निज कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई कि उनको राइट टाइम पर फील्ड को प्लो करने के लिए प्लोज नहीं मिल पाते थे। तो इस तरह से निज कल्टीवेशन का जो प्रोडक्शन था वो यहाँ पे होता था। निज कल्टीवेशन अंग्रेज़ों की दोबारा की जाती थी, ऐसे अंग्रेज जो यूरोप से इंडिया में आए थे और जो सेल्फ का बिजनेस कर इंडिगो बिजनेस कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। अंडरस्टैंड? तो इसको हम बोलते हैं निज कल्टीवेशन। अब दूसरे तरह की जो इंडिगो कल्टीवेशन थी उसको हम बोलते हैं आपका इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रॉयताज। रॉयताज का मतलब होता है फार्मर। तो दूसरे तरह की जो कल्टीवेशन थी वो फार्मर के द्वारा ही उसके लैंड पर की जाती थी। निज कल्टीवेशन में क्या था कि जो ब्रिटेन से, स्कॉटलैंड से जो अंग्रेज़ आए थे वो ज़मीन को लीज पर लेकर कल्टीवेशन करते थे इंडिगो की। बट रॉयता कल्टीवेशन में क्या था कि जो यहाँ के रॉयत थे, जो फार्मर थे, वो अपनी ही लैंड पर कल्टीवेशन करते थे, इंडिगो कल्टीवेशन करते थे ब्रिटिश के लिए। अब इसमें होता क्या था कि जितने भी आपके इंडिगो प्लांटर थे वो रॉयताज को पैसा प्रोवाइड कराते थे, मनी प्रोवाइड कराते थे, उनके साथ एक एग्रीमेंट करते थे और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उनको मजबूर किया जाता था कि आप अपनी लैंड पर इंडिगो की कल्टीवेशन करें। अब ये जो इंडिगो प्लांटर थे वो रॉयताज, जो जितने भी यहाँ के रॉयताज थे, रॉयताज का मतलब क्या होता है आपका फार्मर, जितने भी यहाँ के फार्मर थे उनको इंटरेस्ट पर पैसा देते थे और बाद में उनकी इंडिगो क्रॉप को बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में वो परचेज करते थे, जिससे इंडिया के जितने भी रॉयताज थे, जितने भी फार्मर्स थे, वो लगातार कर्ज में डूबते चले गए। साथ के साथ इसमें ये भी होता था कि जितनी भी एक फार्मर के पास लैंड है वो अपनी कम से कम 25% लैंड पर इंडिगो कल्टीवेशन की खेती करेगा। अंडरस्टैंड? और जितने भी आपका टूल्स हैं, ठीक है, जितना भी आपका उसका इंडिगो का सीड्स है और फसल को सोइंग करने के लिए जो भी खर्चा आता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सब रॉयताज की ही होती थी। और जब इंडिगो क्रॉप पूरी तरह से
हार्वेस्ट हो जाती थी तो रॉयता को नया कर्जा दिया जाता था ब्याज पर कि अब दोबारा से फिर से आप इंडिगो की कल्टीवेशन अपनी लैंड पर शुरू कर सकते हैं। और उसकी क्रॉप को, किसान की क्रॉप को इंडिगो प्लांटर के द्वारा बहुत ही कम प्राइस पर खरीदा जाता था, जिससे कभी भी फार्मर इंडिगो प्लांटर का कर्ज नहीं चुका पाता था और वो लगातार इसी चक्कर में, इसी साइकिल में फंसता चला जाता था। अब इससे क्या होता था कि फार्मर की कंडीशन इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा रॉस्ट होती चलेगी, ख़राब होती चलेगी और इंडियन फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज में डूबते चले गए। और इसके साथ इंडिगो प्लांट के जो इंडिगो कल्टीवेशन थी उसके साथ ये भी एक समस्या थी कि जो इंडिगो प्लांटर थे तो ये कहते थे कि आप फार्मर्स को ये प्रेशराइज किया जाता था कि आप इंडिगो की जो कल्टीवेशन है वो ऐसी लैंड पर करेंगे जो सबसे ज़्यादा फर्टिल हो। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, जिससे मिट्टी की जो सॉइल की जो सारी फर्टिलिटी है वो चली जाती है। इंडिगो में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि जो फार्मर अपने फील्ड में इंडिगो कल्टीवेशन करता था तो उसकी सारी सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती थी और वो अदर टाइप ऑफ क्रॉप का प्रोडक्शन इतना नहीं ले पाता था। तो इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रॉफिट के लिए इंडियन फार्मर से डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप यहाँ पे ग्रो कराई, जैसे वीट था, शुगर कैन था, आपका कॉटन था, आपका इंडिगो था। लार्ज क्वांटिटी में इंडिगो वेस्ट ऑफ बंगाल में उन्होंने यहाँ पर ग्रो करवाया और इंडियन फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा सुप्रेस्ड किया, प्रेशराइज किया इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, जिससे इंडिया की एग्रीकल्चर पर एक बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ा। उनको अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए वीट और राइस को ग्रो नहीं किया दिए जाना था कि वो अपनी मर्जी से किसी भी तरह का वीट और राइस अपने खेत में ग्रो नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ ब्रिटिश के द्वारा सजेस्ट की गई जितनी भी क्रॉप थी, जैसे वीट है, आपका कमर्शियल क्रॉप जैसे शुगर कैन है, इंडिगो है, ओपीएम है, यही उनको ग्रो करनी पड़ती थी। तो इस तरह से इंडियन फार्मर की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा रॉस्ट हो गई। तो डेफिनेटली आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पता चला होगा कि ब्रिटिश ने किस तरह से इंडियन फार्मर को मजबूर किया यहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए और किस तरह से उन्होंने इंडियन क्रॉप से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। तो आई होप आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।